उसी वक्त फौज को कूच का हुक्म दे दिया गया। सुल्तान टीपू 50,000 मुजाहिदीन का लश्कर जरार लेकर श्रीरंगपट्टनम से निकलकर मैसूर की शुमाली सरहद की तरफ रवाना हो गया। इस लश्कर में प्यादा सिपाह के अलावा 10,000 घुड़सवार, तोपखाना और राकेट बरदार फौज का दस्ता भी शामिल था। सुल्तान टीपू अपने अरबी घोड़े पर सवार हर अव्वल दस्ते के साथ चल रहा था। घने जंगलों का सफर था जहां रास्ता पहाड़ी था। ये दक्कन की सतह मुर्तफा का इलाका था, मगर सुल्तान एक शेर की तरह आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। इसकी फौज भी इसी रास्ते में आराम के बगैर मंजिलों पर मंजिलें तय करती आगे बढ़ रही थी। इशा की नमाज जंगली में सारी फौज ने पढ़ी। इसके बाद सुल्तान ने फौज को आराम करने का हुक्म दे दिया। रात आराम करने के बाद सुबह की नमाज के बाद फौज फिर चल पड़ी। दोपहर के बाद फौज मैसूर की शुमाली सरहद के करीब पहुंच गई थी। यहाँ सुल्तान ने फौज को रोक दिया और एक जासूस आगे भेजा कि वो मालूम करें अंग्रेज फौज की पोजीशन क्या है। ये जासूस बरक रफ्तारी से जंगलों में गुजरता हुआ जब दरिया के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि अंग्रेज फौज दरिया के किनारे पड़ाव डाले हुए थी। जगह जगह खेमे लगे थे। जासूस एक देहाती के लिबास में था। अब इसने मुनासिब समझा कि दुश्मन की फौज की ताकत का भी अंदाजा लगा लिया जाए। चुनाचे उसने इधर उधर से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके इसका गुट्ठा सा बनाकर सर पर उठाया और अंग्रेज फौज के कैंप की तरफ चल पड़ा। कैंप के पास आकर इसने देखा कि एक तरफ छोटी तोपें खड़ी थी। इसने गिना तो इनकी तादाद 50 थी। एक अंग्रेज सिपाही ने इसे कैंप में देखकर डांटते हुए कहा, ओह, तुम इधर क्या कर रहा है? जासूस ने देहातियों की जुबान में कहा, साहब जी, लकड़ी खरीद लो, गरीब आदमी हो, बाल बच्चे का पेट पालना है, लकड़ी खरीद लो साहब। अंग्रेज सिपाही हंस पड़ा और कहने लगा, इधर सारी फौज है, तुम्हारा लकड़ी कोई नहीं खरीदना मांगता, तुम इधर से भाग जाओ। इसी दौरान जासूस को दुश्मन की फौज का कुछ अंदाजा हो गया था। उसने कहा, अच्छा साहब, जाता है, और वो लकड़ी का गुट्ठा इसी तरह सर पर उठाए जंगल में वापस चला गया। टीले के पीछे आते ही इसने गुट्ठा एक तरफ फेंका, अपने घोड़े को खोला, उस पर सवार हुआ और घोड़े को तेज दौड़ाता वापस सुल्तान की फौज की कैंप की तरफ चल पड़ा। सुल्तान अपने शाही खेमे के बाहर तख्त पर बैठा इसका इंतजार कर रहा था। जासूस घोड़े से उतरकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और अदाब बजा लाया। सुल्तान ने पूछा, कहो, क्या खबर लाए हो? दुश्मन कहाँ पर है? जासूस ने कहा, सुल्तान अली मकाम, अंग्रेज फौज यहाँ से 20 कोस दूर दरिया के किनारे पड़ाव डाले हुए है। सुल्तान के पास सिपा सलार भी मौजूद था। उसने पूछा, क्या अंग्रेज फौज ने दरिया पार कर लिया है? जासूस बोला, जी हजूर, वो दरिया पार करके इस तरफ वाले किनारे पर पड़ाव डाले हुए हैं। सुल्तान ने सवाल किया, क्या उनके पास तोपें भी हैं? जासूस ने अर्ज किया, जी हाँ हजूर, मैंने तोपों को गिन भी लिया है, कुल 50 तोपें हैं, मगर ये छोटी तोपें हैं और अंग्रेज फौज की तादाद हमसे थोड़ी ही ज्यादा है। सुल्तान ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर कहा, रब्बे जुलजलाल की कसम, मुसलमान हमेशा अपने से ज्यादा तादाद के दुश्मन से लड़कर फतह हासिल करता है। फिर सुल्तान ने जासूस के नाम देकर रुखसत किया और नायब सिपा सलार से सुलह मशवरा करने लगा। सलार सुपा ने सुल्तान को मशवरा दिया कि हमें 2 तरफ से दरिया की तरफ बढ़ना चाहिए और अगर अंग्रेज फौज वहां से रवाना भी हो गई तो हम इसे जंगल में घेरे में ले सकते हैं। सुल्तान तख्त से उठकर शेर की तरह टहलने लगा। फिर सलार की तरफ देखकर बोला, हम 3 तरफ से अंग्रेज फौज पर हमला करेंगे। दाएं बाएं से हमारे घुड़सवार दस्ते आगे बढ़ेंगे। सामने से हमारा तोपखाना दुश्मन पर गोले और राकेट बरसाएगा। सुल्तान टीपू ने उसी वक्त बाकी दस्तों के सलारों को भी अपने खेमे में तलब कर लिया और जंगी हिकमत अमली बनाने के लिए अहम तरीन कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। जब जंग का सारा प्लान तैयार कर लिया गया तो सुल्तान ने फौज को कूच का हुक्म दे दिया। मुसलमानों की फौज सुल्तान टीपू की क़यादत में तूफान की तरह आगे बढ़ती जा रही थी। सुल्तान का ख्याल था कि वो अंग्रेजों को दरिया किनारे ही दबोच लेगा, मगर आधा रास्ता तय करने के बाद आगे भेजे हुए जासूसों ने आकर इत्तला दी कि अंग्रेज फौज चली आ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि दुश्मन भी 3 हिस्सों में बढ़कर आगे बढ़ रहा है। सुल्तान को मालूम था कि इस जंगल के आगे खुला मैदान है। वो इसी मैदान में अंग्रेजों से 2-2 हाथ करना चाहता था। सुल्तान की फौज बरक रफ्तारी से जंगल अबूर करके भीलवाड़ा के खुले मैदान में पहुंच गई। अभी तक वहां अंग्रेज फौज नहीं पहुंची थी। सुल्तान ने फौरन अपनी फौज के दस्तों को तरतीब देकर इन्हें दाएं बाएं घात में छुपा दिया और खुद तोपखाने को मुनासिब जगह पर मोतयन करके घुड़सवार दस्ते के हमरा आगे टीले के पीछे जाकर रुका और दुश्मन का इंतजार करने लगा। मैदान में जगह जगह जंगली झाड़ियां और घास उगी हुई थी। दाएं बाएं मैदान के किनारे ताड़ और नारियल के दरख्त सर उठाए खड़े थे। वहां ऐसा सकूत और खामोशी छाई थी कि किसी के वहम और गुमान में भी नहीं हो सकता था कि यहाँ झाड़ियों के पीछे सुल्तान टीपू की फौज के प्यादा घुड़सवार
और तोपखाना और रॉकेट रेजिमेंट के दस्ते छुपे हुए हैं। दूसरी तरफ से अंग्रेज फौज जनरल ब्रूक की क़यादत में आगे बढ़ती जा रही थी। यूं ही अंग्रेज फौज का पहला हिस्सा मैदान में आया तो सुल्तान की फौज के रॉकेट बरदार दस्तों ने रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। रॉकेट एक शूकर के साथ अपने पीछे आग की अबसार छोड़ते अंग्रेज फौज पर गिरते और वहां भी आग लगाते थे। अंग्रेजों में खुलबली मच गई। जनरल ब्रूक समझ गया कि सुल्तान की फौज श्रृंगापट्टनम से निकलकर यहाँ मुकाबले पर आ चुकी है। उसने जंग का बगल बजवा दिया। अंग्रेज फौज भी 3 हिस्सों में तकसीम होकर जंग में कूद पड़ी। अब मुसलमानों की फौज से तोपखाने के गोले गिरने लगे। अंग्रेजों ने भी बगल से तोपों की गोलाबारी शुरू कर दी। सामने से दोनों जानब से घुड़सवार दस्ते आगे बढ़े। सुल्तान टीपू दस्ते के आगे था। नारा तकबीर, अल्लाह का नारा बुलंद हुआ और सुल्तान टीपू ने तलवार लहराते हुए हमला कर दिया। दूसरी तरफ से सिपा सलार अब्दाल भी अंग्रेजों पर टूट पड़ा। घुमसान का रन पड़ा। तलवारें बिजलियों की तरह चमकने लगी। बदन कटकर गिरने लगे। खून की नदियां बहने लगी। सुल्तान टीपू एक बेखौफ जर्नल की तरह तलवार चलाता दुश्मनों की सफों को चीरता चला जा रहा था। दुश्मन की लाशों के ढेर लगाता जा रहा था। बाएं जानिब से सुल्तान टीपू की ताजा दम फौज ने भी हमला कर दिया। घुमसान की जंग शुरू हो गई। घोड़े हनहना रहे थे। नारा तकबीर बुलंद हो रहा था। इस जज्बा इस्लाम के तूफान के सामने अंग्रेज ज्यादा देर तक न ठहर सके और उसके कदम उखड़ने लगे। दुश्मन के कदम उखड़ते देखकर सुल्तान ने एक और हल्ला बोला। इस तूफानी हमले ने रही सही कसर पूरी कर दी और जनरल ब्रूक की आंखों के सामने अंग्रेज फौज दरिया की तरफ भागने लगी। अपनी फौज को पसपा होता देखकर जनरल ब्रूक भी मैदान छोड़ गया। इसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी रही सही फौज को बचाकर दरिया के पार ले जाएगा और फिर ताज़ा दम होकर दूसरा हमला दरिया के ऊपर से करेगा। अंग्रेज फौज दरिया की तरफ से फरार हो रही थी। सुल्तान टीपू ने बुलंद आवाज में कहा, दुश्मन को फरार न होने देना मुजाहिदों। मुसलमान अंग्रेज फौज का पीछा करने लगे। जो इनकी जद में आता है से वहीं काट डालते। अंग्रेज भागते भागते दरिया पर पहुंच गए और फिर अपने घोड़े दरिया में डाल दिए। सुल्तान ने जब ये हालत देखी तो अपनी फौज को रुक जाने का हुक्म दिया और सिपा सलार अब्दाल बोला, दुश्मन मैसूर की सरहद से फरार हो गया है, हम दरिया पर नहीं जाएंगे। सुल्तान ने वहीं से फौज को वापसी का हुक्म दे दिया। इस फतह से मैसूर के बहादुर मुसलमान के हौसले बुलंद हो गए थे। दूसरी तरफ जनरल ब्रूक अपनी शिकस्त खोरदा फौज को लेकर पहाड़ों में से गुजरता हुआ दरिया गोदावरी के किनारे वाक़े किले में दाखिल हो चुका था। इस किले पर अंग्रेजों ने 5 साल पहले हैदराबाद दक्कन के निजाम की मदद से कब्जा किया था। निजाम दक्कन ने मुसलमान होने के बावजूद हैदर अली का साथ नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों की मदद की थी और कर रहा था। निजाम दक्कन को अंग्रेजों ने बेशुमार दौलत देकर अपने साथ मिला लिया था। ये बड़ी शर्मनाक बात थी, मगर निजाम दक्कन इस्लाम के सिखाए हुए रास्ते से भटक गया था। हैदर अली ने निजाम को कई बार खत लिखकर इस बात पर आमादा करने की कोशिश भी की कि अगरचे हमारा आपस में झगड़ा रहता है, मगर अंग्रेज बाहर से आया है, ये हम दोनों का दुश्मन है और हम दोनों को तबाह करना चाहता है। इसलिए बेहतर ये है कि हम थोड़ी देर के लिए आपस की दुश्मनी भुलाकर अपने साझे दुश्मन से जंग करके इसे हिंदुस्तान से बाहर निकाल दें। मगर निजाम दक्कन बुज़दिल भी था और मतलब परस्त भी। दूसरे, अंग्रेजों ने इसे भारी रिश्वत दे दी थी। एक बहादुर और गैरतमंद मुसलमान को दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत का लालच भी अपनी जगह से नहीं हिला सकता, मगर निजाम दक्कन में ये दोनों बातें नहीं थी। न इसमें बहादुरी थी और ना वो गैरतमंद था। वो अंग्रेजों से मिलकर हैदर अली को शिकस्त देना चाहता था, जो बड़ी शर्मनाक बात थी। अंग्रेज जनरल ब्रूक ने निजाम दक्कन की इस कमजोरी से पूरा फायदा उठाया और न सिर्फ ये कि इससे असला हासिल किया, बल्कि अपनी फौज के लिए सामान्य रस्त भी लेता रहा और उसकी आधी फौज भी अपनी फौज में शामिल कर ली थी। जनरल ब्रूक ने किला गोदावरी में पहुंचते ही फौज को आराम का हुक्म दे दिया और खुद मैसूर पर दूसरे हमले की इसी वक्त से तैयारी शुरू कर दी। वो रात आराम करने के बाद दूसरे दिन निजाम दक्कन से मिलने रवाना हो गया। हैदराबाद के 4 मीनार में इसने गद्दार निजाम से मुलाकात की और इसे अंग्रेज फौज की शिकस्त का हाल बयान करते हुए कहा, वेल निजाम, हमको सुल्तान टीपू की फौज ने भीलवाड़ा की जंग में शिकस्त जरूर दी है, मगर हम नाकाम नहीं हैं, मायूस नहीं हैं। हम अपनी फौज को दोबारा ताकतवर बनाएगा और फिर हमला करेगा। अगर तुम हमारा साथ इसी तरह देते रहे तो हम एक रोज श्रृंगापट्टनम पर अपना झंडा लहरा देगा और तुम्हें वहाँ का बादशाह बनाएगा। निजाम दक्कन भी यही चाहता था कि किसी तरह वो मैसूर को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर ले। इसने कहा, जनरल ब्रूक साहब, मैं तो शुरू ही से आपके साथ हूँ, हुक्म करें, मैं और क्या आपके काम आ सकता हूँ। जनरल ब्रूक ने कहा, हमें मजीद गोला बारूद और फौज की ज़रूरत है, सामान रस्त भी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप ये सारी रस्त हमें गोदावरी किले में पहुंचा दें ताकि हम सुल्तान टीपू के मुल्क पर
دوسری بات پوری طرح تیار ہو کر حملہ کریں۔ نظام دکن نے جواب میں کہا، آپ حکم کریں، آپ کو کتنا گولہ بارود اور فوج چاہیے، یہ ساری رسد آپ کو قلعے میں پہنچا دی جائے گی۔ اس گفتگو کو نظام دکن کی بھتیجی فرخندہ گھور پردے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم ہی تھا کہ نظام اس کا چچا انگریزوں کے ساتھ مل کر ملک سے غداری کر رہا ہے اور ٹیپو سلطان کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے، مگر جب اس نے سنا کہ نظام انگریزوں کو تازہ دم رسد دینے والا ہے اور انگریز ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ چکنی ہو گئی۔ جب انگریز جنرل واپس چلا گیا تو فرخندہ گھور جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اسی وقت اس نے خفیہ خط سلطان ٹیپو کے سپہ سالار ابدال کے نام لکھا۔ خط میں اس نے وہ ساری گفتگو لکھ دی جو نظام دکن کے انگریز جنرل کے ساتھ ہوئی تھی۔